तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 4। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 4। नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उस दिन हम क्या पढ़ाए थे? बॉन्डिंग के बारे में कुछ पढ़ाए थे, बोले थे ना। बॉन्डिंग का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या एग्जांपल दिए थे? तो फेविक्विक का। क्या एग्जांपल दिए थे? फेविक्विक का। जब भी हमारा प्लास्टिक का कोई चीज क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं? फेविक्विक लाते हैं, तोड़ते हैं, उसको क्या कर देते हैं? उससे गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, उससे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो कैसा बॉन्ड है? केमिकली बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? केमिकली बॉन्ड है। ठीक है। चाहे घर बनाए तो इसमें जो सीमेंट है, जो ईटा के साथ चिपका हुआ, कैसे चिपका? किस प्रोसेस से चिपका? केमिकली। कैसे चिपका? केमिकली। तो यही सब क्या है? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये तो बड़ा चीज हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अंदर होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर होता है या किसी मटेरियल के अंदर होता है, हमको दिखाई देता है क्या? हमारे शरीर के अंदर कितना केमिकल प्रोसेस हो रहा है, क्या हमको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। शरीर इतना बड़ा हो गया, केमिकल प्रोसेस से ही ना बड़ा हुआ है। पेड़ इतना बड़ा हो गया, पौधा बनता है, उसमें भोजन बनता है, सांस लेता है, सब इसके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है? केमिकल प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है। तो ये हमको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ जो चीज है जो हम लोग ऐसे कह के बता सकते हैं कि देखो फेविक्विक से क्या चिपक गया, चप्पल या जूता चिपक गया, मतलब कि क्या? केमिकल प्रोसेस हुआ है? अब है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मान लो कि तुम्हारे हाथ में अगर हम आटा दे दे, तुम्हारे हाथ में हम क्या दे दे? आटा दे दे। इतना छोटा सा लोइया दे दे, तुम क्या करोगे? उसको कुछ ना कुछ अगर मिलाओगे, सबको एक लगे से आटा का छोटा सा जो कण है, सबको पानी डाल के क्या करोगे? अगर उसको मिलाओगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? वो स्ट्रक्चर बना क्यों? सोच के देखो। पतला पतला आटा था, पतला पतला क्या था? आटा था। उसको जब हम पानी डाल के कंबाइन किए, पानी डाल के क्या किए? कंबाइन किए, तो एक शेप लिया। एक क्या लिया? शेप लिया। और उसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरे से वो क्या है? बॉन्डेड है, इसीलिए अलग अलग नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? अगर सूखा हुआ आटा था, इससे मारो पूरा छितरा जाएगा। लेकिन गीला हुआ आटा है, उसको पकड़ के लोइया बना सकते हो, उसको खींच के मोच बना सकते हो, हैं, बन के रोल बना सकते हो। जो तुम्हारे मन में है वो तुम क्या कर सकते हो? उसको बना सकते हो। तो केमिकली क्या हो गया हुआ है? एक दूसरे से बॉन्ड हो गया हुआ है। केमिकली एक दूसरे से क्या हो गया हुआ है? बॉन्ड हो गया हुआ है। और उसके पास स्ट्रक्चर भी आ गया। उसके पास क्या आ गया है? स्ट्रक्चर भी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? एक शेप आ गया कि नहीं है? अब उस शेप को तुम जैसे उस शेप को तुम मॉडिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वीक केमिकल बॉन्डिंग है। और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग रहता तो उस शेप को तुम मॉडिफाई कर पाते। इसी इसी के अति में तुम ले लो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो, पीओपी पढ़ी होगी 10वीं में। ठीक है। और पीओपी भी उसी सन आता है, तो उसको सान लो। ठीक है। सान के कोई शेप बना दो और उसके बाद उसको क्या कर दो? छोड़ दो। 5 मिनट के बाद उसको चेंज करके बताओ, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो गया? जम गया और हार्ड हो गया। क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो अब तुम उसका शेप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। तो उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तो ये तो बड़ा दिखाई देने वाला चीज है? लेकिन जो अंदर में पानी का मॉलिक्यूल्स बन रहा है H2O, ये भी तो कंबाइन हुआ है। ये भी क्या हुआ है? कंबाइन हुआ है। एक ऑक्सीजन है, दो गो कौन है? हाइड्रोजन है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसके पास में तो अपना क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होगा। इसी हिसाब से ये दोनों अपना क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। ठीक। ये चीज समझ में आया? तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है? स्ट्रक्चर। इसका भी कुछ ना कुछ क्या है? स्ट्रक्चर है। तो इसी सब चीज के बारे में हम क्या करने वाले? पढ़ने वाले। सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है रासायनिक अवबंध के सिद्धांत। रासायनिक अवबंध के सिद्धांत। हाँ, लॉज बोल दो तो अब उसको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या टॉपिक लिखा हुआ तुम लोगों को? है ना? लॉज। लॉज ही तो है। ठीक। तो
अणुओं को इलेक्ट्रॉनिक संरचना व उनकी आकृति को समझने के लिए समय समय पर वैज्ञानिक द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न विभिन्न क्या किए गए, सिद्धांत को प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले है परीक्षणों पर आधारित सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले परीक्षण करके, परीक्षण करने का क्या मतलब होता है, एक्सपेरिमेंट करके, क्या करके, एक्सपेरिमेंट करके कुछ सिद्धांत को दिए गए उसके बारे में। तो सबसे पहला क्या है, रासायनिक अवबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। रासायनिक अवबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसके आधार पर, तो इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। पहला सिद्धांत क्या है, रासायनिक अवबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और दूसरा क्या है, संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयुक्ता कोष, कोष का मतलब होता है ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब। ठीक है, उसके बाद क्वांटम आधारित सिद्धांत। तो ये तो था ऊपर ऊपर, ठीक है। क्वांटम का मतलब होता है और हम छोटा लेवल पे जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, छोटा लेवल पे। ठीक है, तो क्वांटम में संयुक्ता अबंध सिद्धांत, संयुक्ता अबंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड बनाना के सिद्धांत पे, कैसा बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड बन रहा है। और अगला है अणुकक्ष सिद्धांत। अगला क्या है, अणुकक्ष सिद्धांत। तो देखो ये, और हम क्वांटम लेवल पे चले गए और अंदर चले गए, यानी कि किस ब्लॉक में होगा या किस सेल में होगा और कैसा बॉन्ड बनाएगा, हम उस सिद्धांत पे भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, आया समझ में। आगे सबसे पहला रासायनिक अवबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। क्योंकि सबसे पहले जब हम जानते थे तो हम जानते थे सिर्फ एटम होता है। क्या जानते थे, सिर्फ एटम होता है। थोड़ा दिन के बाद हमको पता चला कि नहीं, एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो उस समय, जिस समय हमारे पास इतना ही नॉलेज था, उसके हिसाब से हमारे पास कौन सा सिद्धांत था, रासायनिक अबंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था, रासायनिक अबंध के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसे कि मान लो हमारे पास सोडियम है Na प्लस, कहने का मतलब ये प्लस, कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसी के आधार पर हम लोग कुछ सिद्धांत बनाए थे और क्या किए थे, इसको इस्तेमाल में लिए थे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोसले तथा लुईस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कोसले तथा लुईस द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है, इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे, चलो हिंदी में लिख देते हैं। रासायनिक अवबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, रासायनिक अवबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है दिया किसके द्वारा गया है, तो इसके जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे, कौशल तथा लुईस। ठीक है, ये कौशल तथा लुईस के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था, कौशल तथा लुईस के द्वारा दिया गया। ठीक है, यह सिद्धांत प्रेक्षण पर आधारित है। और ये कैसे आधारित है, तो प्रेक्षण पर। प्रेक्षण का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके, इसको एक्सपेरिमेंट कर करके ये सिद्धांत दिए थे। एक्सपेरिमेंट कर करके ये सिद्धांत दिए। ठीक है, ये सिद्धांत कैसे दिए थे, तो बार बार एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से ये सिद्धांत क्या किए थे, दिए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था, लुईस ने परमाणुओं को एक घन आवेशित अष्ट, अष्टि का मतलब होता है, देखो वो बताए थे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी एक्स क्या है, एटम है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कै गो इलेक्ट्रॉन होगा, 8 गो। कै गो इलेक्ट्रॉन होगा, 8 गो। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 गो इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 8 गो। ठीक है, तो ये कौन? लुईस के द्वारा। किसके द्वारा? लुईस के द्वारा। तो लुईस बोले थे कि जो भी एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, कर है लुईस ने परमाणु का एक घन आवेशित अस्थीय यानी कि नाभिकीय और आंतरिक इलेक्ट्रॉन तथा बाह्य कक्ष में जिसके अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? सहमति हो सकते हैं के रूप में बताया। यानी कि इसके आउटर मोस्ट सॉलिड में कै गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो 8 गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, पहला कक्ष हुआ तो कै गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, दूसरा कक्ष हुआ तो कै गो इलेक्ट्रॉन? 8 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सब हम लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? दूसरा, उन्होंने यह भी बताया कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कणों पर स्थित होता है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन किसके? तो हम लोग गोलीय उस समय नहीं जान रहे थे, हम लोग क्या जान रहे थे? घन जान रहे थे। क्या जान रहे थे? एक घन जान रहे थे। तो घन कैसा होता है? ऐसा ही होता है घन। तो वो कहे थे कि इस घन का जो कोना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 कोनों पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन बैठा। समझ में आया? उनका सोचने का तरीका ये था, स्ट्रक्चरल। ठीक, उसके बाद और क्या था? उत्कृष्ट गैसों में घन का 8 कोना पर एक एक इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन का यह एक अस्थायी विन्यास का निरूपित होता है। और कह रहे हैं अगर ये उत्कृष्ट गैस होगा, कौन सा गैस होगा? उत्कृष्ट गैस होगा, तो इसके 8 पे 8 क्या होगा? उपलब्ध होगा। 8 पे 8 क्या होगा? उपलब्ध होगा। ठीक है, अगर उत्कृष्ट गैस नहीं है तो कोई ये वो क्या होगा? कम होगा। और इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? तो इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? केंद्र पर। कहाँ होगा? केंद्र पर। ठीक है, आगे जैसे कि यहाँ देखो लिथियम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? लिथियम। तो लिथियम का उनके हिसाब से संरचना कैसा था? तो लिथियम का संरचना उनके हिसाब से यही ना था, ये एक बॉक्स है, ये क्या है? ठीक, और आउटर मोस्ट सॉलिड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। 7 गो इलेक्ट्रॉन का जगह क्या रहेगा? 7 गो इलेक्ट्रॉन का जगह क्या रहेगा? बेल साउथ। आउटर मोस्ट सॉलिड में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, 7 गो इलेक्ट्रॉन का जगह कहाँ रहेगा? खाली रहेगा नहीं बोल सकते हो, मुंह में दही जमा कर रखे हो क्या? हाँ, यो नहीं पता है कि लिथियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है? क्या होता है? हाँ? खरा होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर तुम बता दीजिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? तुम बताओ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर। हाँ, 8 को होता है। पीरियोडिक टेबल इतना दिन से तुम लोग को याद नहीं है। कार्बन का कितना होता है? नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का 9 को होता है। चलो तुम बोलो। क्लोरीन का? क्लोरीन का? नियोन का? सोडियम का? बैठ बैठ तुम जी क्या तक याद है? सुना तो। क्या दिन से बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए? कितने दिन से बोल रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए? बेसिक चीज है, तुमको याद नहीं कर रहा है, मजाक समझ रहा है। याद हो जाएगा अगला क्लास में, 20 को याद होना चाहिए। तुम्हारा 3 नंबर नहीं याद है जी?
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बच्चों अगर 4 दिन पढ़ा रहता तो उसको तीसरा नंबर याद होता कि लिथियम होता है। तो पता है कि नहीं पता है? 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है। बैल बनाना था। ठीक है, तो कौन है हमारे पास? लिथियम। बैठो। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। तो 2 को अंदर वाले में भर गया। 2 कहां भर गया? अंदर वाले में। तो बचा क्या? एगो। तो एगो यहाँ भर गया और जगह क्या खाली रह गया? 7 गो। क्या जगह खाली रह गया? 7 गो। ये चीज समझ में आया? ठीक। अगला क्या लिखा हुआ है? बेरिलियम। क्या लिखा हुआ है? बेरिलियम। ठीक है, तो उसमें 2 गो और उसके आगे कार्बन। उसके आगे कौन लिखा हुआ है? कार्बन। तो कार्बन में क्या जगह भरल रहेगा? 4 गो। और 4 गो क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो इसमें से 1 2 3 4, 4 गो क्या है? भरा हुआ है। और 4 गो क्या है? 1 2 3 और एगो किधर गया? 5 गो बना दिए का? 1 2 3 4 5 गो बना दिए। ठीक है, तो 4 गो क्या रहेगा? खाली रहेगा। 4 गो क्या रहेगा? तो कार्बन में 4 गो भरा होता है, 4 गो खाली होता है कि नहीं होता है? कार्बन में 4 गो भरा रहता है, 4 गो क्या रहता है? खाली रहता है। ठीक है, अगर मान लो सोडियम हो जाए, क्या हो जाए? सोडियम हो जाए, तो सोडियम का क्या होता है? Na11 होता है कि नहीं होता है? Na क्या होता है? 11। मतलब कि 2 8 और 1। तो फिर उसका कैसा बनेगा बताओ? तो फिर उसका कुछ ऐसा ही बनेगा। आउटर सॉलिड में क्या गो इलेक्ट्रॉन होगा? तो एगो इलेक्ट्रॉन होगा। 7 को जगह क्या रहेगा? खाली रहेगा। 7 को जगह क्या रहेगा? खाली रहेगा। ये चीज समझ में आया? ये इसको गोला ना समझ के क्या समझ रहे थे? चरखुट्टा। बाकी सब चीज सेम। बाकी सब चीज सेम। ठीक है, आगे है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग हमेशा से ये सब चीज पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? कि वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी का क्या मतलब होता है? कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्या कर सकता है? निकाल सकता है, या कितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है। इसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो क्या कह रहा है? मान लो कि हमारे पास सबसे पहला कौन आता है? तो हाइड्रोजन। सबसे पहला कौन आता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है? एगो इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अपने अंदर क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एगो ही ले सकता है। ले सकता है ना? तो इसे इधर एटॉमिक नंबर के साथ लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन होता है और एगो जगह क्या होता है? खाली होता है। मतलब कि इसका वैलेंसी कितना है? तो 1। इसका वैलेंसी कितना है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। हीलियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो इसका वैलेंसी कितना होता है? 0। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा फुलफिल। ये क्या है? फुलफिल। ठीक है, हीलियम के बाद कौन आएगा? लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। ठीक है, तो लिथियम के साथ क्या है बताओ? तो लिथियम में इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 1 लिख सकते हैं। 2 के बाद 1, मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है। इसको हम 2 लिख के छोड़ देंगे, इसको हम 1 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके आउटर सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन खाली है? एगो इलेक्ट्रॉन खाली। क्या इलेक्ट्रॉन खाली? एगो। ठीक है, तो आउटर सॉलिड में जो भी इलेक्ट्रॉन है इसका क्या है? एगो। और चूंकि इसको पूरा करने में क्या इलेक्ट्रॉन लगेगा? 8 गो। अगर लेना है तो क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 गो। और देना है तो क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? एगो। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा? 1। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि देखो 7 को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल। 7 को लेना बहुत ही ज्यादा क्या है? मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एगो देना क्या है? बहुत ही ज्यादा आसान। क्योंकि ये एगो देगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस बन जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। इसका आउटर सॉलिड फुलफिल हो जाएगा।
तो ये ए को देना अच्छा है, इसके लिए ए को देना अच्छा है। और लिथियम का जो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इस चीज में भाग लेता है कि नहीं लेता है, ठीक। उसके बाद कौन आता है, लिथियम के बाद कौन आएगा बता, ब्रोन। लिथियम के बाद कौन आएगा, ब्रोन। B4, B4। तो B4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2,2, 2,2। मतलब कि B के साथ दो गो वैलेंसी है। क्या गो वैलेंसी है, दो गो, ठीक है। ब्रोन के बाद कौन आता है, कार्बन। ब्रोन के बाद कौन आता है, बोले जा, बीच में कोई छूट गया क्या, बेरिलियम छूट गया, ये बेरिलियम। उसके बाद ब्रोन, उसके बाद कौन है, ब्रोन। तो ब्रोन के साथ क्या गो आता है, 3 गो, क्या गो, 3 गो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गो वैलेंसी हो जाए, क्या गो वैलेंसी हो जाएगा, 3 गो। इसके बाद कौन आता है, कार्बन। कौन आता है, कार्बन। तो कार्बन 2 और 4, ठीक। मतलब कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या गो इलेक्ट्रॉन होगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है, दे सकता है। इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है, 4 है। इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है, 4, ठीक है। आगे क्या है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन N7, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, तो ध्यान दो, 2, 5, 2, 5। अब ध्यान दो, 5 गो इलेक्ट्रॉन देना आसान है या मुश्किल, 5 गो इलेक्ट्रॉन पर जब हम पहुंच गए हैं तो ये देना आसान है कि मुश्किल, मुश्किल है। तो ये 3 गो लेना पसंद करेगा, ये क्या करना पसंद करेगा, 3 गो लेना पसंद करेगा। तीन को क्या करेगा, लेना पसंद करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अगर हम वैलेंसी का बात करें, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे पता चलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन N7 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन ये या तो ये 100 संयोजन बॉन्ड बनाएगा 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या करेगा, ये 100 संयोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या कर, भले जा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 3 गो। क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 3 गो, ठीक है। और नहीं तो देने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 5 गो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 5 गो इलेक्ट्रॉन देगा तब ये कुछ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन 100 संयोजन बॉन्ड में 5 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, ऑक्युपाई कर लेता है सबके साथ, ठीक है। और नहीं तो अगर लेना देना है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा ना। तो ऑक्सीजन का 8 यानी कि 2 और 6, 2 और 6। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अच्छा इसमें बनाना छोड़ दिए थे, यहाँ पे 2 गो कर दो, यहाँ पे 3 गो कर दो, यहाँ पे 4 गो कर दो, यहाँ पे 5 गो कर दो, 1, 2, 5 गो कर दो। ऑक्सीजन को यहाँ पे 2, 4, 6 गो कर दो, ठीक है। ये चीज समझ में। तो क्या है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन, 6 गो। क्या इलेक्ट्रॉन है, 6 गो, ठीक है। और ये जो हम दर्शा रहे हैं ये लुईस का तरीका है, किसका तरीका है, लुईस का तरीका। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 6 गो, है कि नहीं है। तो ये जो 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 6 गो इलेक्ट्रॉन देगा या 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 गो लेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 गो लेने के लिए इसको कम एनर्जी लगेगा 6 गो देने से, ठीक है। तो ये इसके जगह पे क्या गो ले लेगा, 2 गो ले लेगा। आया समझ में, आया। तो यही इसका वैलेंसी का, इसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी। गाल पर से हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, ठीक है। ये चीज समझ में आया, सीधा खड़ा रहो। तो क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रकृति में अणुओं का बनने में परमाणुओं का सिर्फ बाहवती कोश का इलेक्ट्रॉन का रासायनिक अवबंधन में भाग लेते हैं। मतलब कि जो बाहर वाले कोश होते हैं, कौन वाले कोश, बाहर वाले, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वही क्या करता है, भाग लेता है। अंदर वाला ऑर्बिट भाग नहीं लेता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि रासायनिक अवबंधन में परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, वही बात, ठीक है। अंदर के कोश का इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा।
संयुक्ता अवबंधन में परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। संयोजन इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए अमेरिकी रसायन जीएन लुईस, ये जो लुईस थे, ने सरल संकेतों का प्रस्तुत किया जिन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं, जो कि यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। दूसरे आवर्त के तत्वों को लुईस प्रतीक इस प्रकार है, और इसे लुईस क्या किए थे, सभी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाए थे। यानी कि ये जो एटम है इस पर कै गो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एटम है इस पे कै गो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन है इस पे कै गो इलेक्ट्रॉन है, उसको ये दर्शाए थे। ठीक, आगे उपर्युक्त संरचना में लुईस प्रतीक ने प्रत्येक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु की संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। यानी कि परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से क्या करता है, इसको दर्शाता है। और किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कितना एटॉम और सॉलिड में इलेक्ट्रॉन है, वो इसका संयोजकता बताता है। यानी कैसा बॉन्ड बनाएगा। क्या इसके एटॉम और सॉलिड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एगो से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इसके एटॉम और सॉलिड में 0 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। इसमें एगो है तो एगो बनाएगा, इसमें 2 है तो 2 है, 3 गो। ठीक है, ये 4 गो है तो 4 गो। कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता ही है। ठीक है, तो वो दिखाता है। ठीक, तत्वों में समान संयोजकता या तो लुईस प्रतीक पर बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। जब बिंदुओं की संख्या 1 2 3 4 हो तो अर्थात किसी तत्व का समान संयोजन 8 बिंदुओं की संख्या की तुल्य होता है। कितने? 8। क्यों? क्योंकि एटॉम और सॉलिड में कै गो होता है? 8 गो होता है। ठीक है, तो उससे हम तुलना करते हैं कि इसमें कै गो ले सकता है या कै गो दे सकता है। ठीक, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे तुमको बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इसके एटॉम और सॉलिड में कै गो इलेक्ट्रॉन था? 6 गो इलेक्ट्रॉन था। तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। बचेगा कि नहीं बचेगा? आए, और इधर तो ये इतना दे सकता है, इतना क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है, अब है अष्ट नियम। क्या है? अष्ट नियम, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अष्ट नियम क्या है? अष्ट का मतलब ही क्या होता है? 8। अष्ट का मतलब ही क्या होता है? 8। कहने का परमाणु के एटॉम और सॉलिड में कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा। उसी के बारे में कहा जा रहा है। उसी के बारे में क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है। इसको मिटाते नहीं, रहने देते, काम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? कह रहा है सन 1916 में कौशल तथा लुईस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजकता के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का विकसित किया। इसे रासायनिक अवबंधन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अवबंधन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तुम्हारा क्या है, कौन सा इंग्लिश में? लॉस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। लॉस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजक इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजन इलेक्ट्रॉन के समंजन यानी कि शेयरिंग के द्वारा होता है। क्या करने के द्वारा होता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे चला जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या बना लेगा? शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। ये सब पहले से हम क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। जैसे कि देख लो, अगर मान लो यहाँ पे सोडियम रखा हुआ है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्लोरीन रखा हुआ है। ठीक, तो सोडियम का क्या होता है? Na11, मतलब कि 2 8 और इसके एटॉम और सॉलिड में कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? एगो। कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? एगो। और क्लोरीन का होता है 2 8 और 7, तब ना 17 पूरेगा। तो इसके एटॉम और सॉलिड में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है? 7 गो। तो इसके पास कै गो इलेक्ट्रॉन का कमी है? एगो इलेक्ट्रॉन का क्या है? कमी है। तो ये क्या करेगा? एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और इसको क्या कर देगा? दे देगा। और ये क्या बना लेगा? NaCl। जब ये इलेक्ट्रॉन ये दान कर दिया है, तो दान करने के बाद देखो क्लोरीन के पास 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया है और सोडियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन हो गया है? 10 गो। तो क्लोरीन का एटॉम और सॉलिड में 8 गो इलेक्ट्रॉन और सोडियम का एटॉम और सॉलिड में 8 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दोनों क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। दोनों क्या हो गया?
संतुष्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड बनी, इसीलिए यहाँ पे क्या बना है, बॉन्ड बना है। तो ये कैसा बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, बोले सॉरी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ठीक। अब कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है। फिर देखो क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन, 7 गो इलेक्ट्रॉन है ना, 6 गो उधर, एगो आगे। तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये शेयरिंग के द्वारा बनेगा। चाहे कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दो, कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये यहां से क्या कर लिया, ठीक, तो इस सब का दो को पुर गया, ये भी संतुष्ट, और इसका 8 को पुर गया, ये भी संतुष्ट हुआ। ये चीज समझ में आया, ठीक। तो ये शेयरिंग वाला बॉन्ड हो गया, कौन वाला बॉन्ड हो गया, शेयरिंग वाला। तो एगो क्वेश्चन आएगा कि शेयरिंग वाला बॉन्ड कब बनता है और ये डोनेशन वाला बॉन्ड कब बनता है, ठीक है। तो याद रखो, जब भी मेटल का रिएक्शन मेटल के साथ होगा या नॉन मेटल के साथ होगा, मेटल का रिएक्शन किसके साथ होगा, नॉन मेटल के साथ होगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, ठीक है। और जब भी मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होगा तो शेयरिंग वाला बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग वाला बॉन्ड बोलो तब, या कोवैलेंट बॉन्ड बोलो तब, ठीक है। यानी कि अगर नॉन मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, अधातु का रिएक्शन अधातु के साथ होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब भी मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, हाँ, शेयरिंग वाला। जब भी मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। ठीक है, आगे इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का संयोजकता संयोजक इलेक्ट्रॉन के दूसरे परमाणु के हो गया। इस प्रकार में परमाणु अपने संयोजकता का कोश में अष्ट प्राप्त करते हैं, क्या अष्टक प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने में ऑक्टेट रूल को क्या कर देता है, फुलफिल कर लेता है, यानी कि उसके आटोमोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। इसी को अष्टक नियम कहते हैं, और इसी नियम को क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। तो या तो वो शेयरिंग करके या डोनेट करके या शेयरिंग करके, या तो डोनेट करेगा नहीं तो लेगा, कोई डोनेट करने वाला होगा तभी तो कोई लेने वाला होगा, ठीक है, और नहीं तो क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, ये चीज समझ में आता है ना, ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता है, अभी तुम लोग सब पढ़ चुके हुए हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, 7 गो, इसका साइज क्या है, छोटा है, इससे एगो इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है, लेकिन इसको दूसरे से एगो इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। क्यों, क्योंकि ये बहुत साइज में छोटा है, तो इसका न्यूक्लियस का फोर्स बहुत ही क्या है, मजबूत है ना, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, खींच सकता है, ठीक। ये चीज समझ में आया, जाओ खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा रहो, बेंचे लग जाके खड़ा हो जाओ, गिरना गिरना तो वहीं पर गिरना, हाँ, सुत रही है, ठीक है। आगे आगे क्या है, सहसंयोजन ऑफ बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, क्या लिखा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, सन 1919 में लेगमियर ने लुइस अभिगृहितियों में संशोधन किया। ये क्या किए थे, जो लुइस के नियम थे उसमें क्या किए थे, संशोधन किए, क्या किए थे, संशोधन का मतलब था कुछ चेंज, क्या किए, कुछ चेंजेस किए, ठीक है। उन्होंने स्थिर धनीय अष्ट की अवधारणा का परित्याग किया तथा सहसंयोजकता अपबंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड का प्रयोग किया, ठीक है। और ये किसका प्रयोग किए, कोवैलेंट बॉन्ड का क्या किए, प्रयोग किए। लुइस लैंगमियर के सिद्धांत को
क्लोरीन अणु यानी कि Cl2 बनाने के उदाहरण से समझाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है 2 8 और 7, 2 8 और 7, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 7 गो। ठीक है, दूसरा क्लोरीन है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 7 गो। तो Cl2 कब बनेगा? जब ये और ये आपस में क्या कर ले? शेयरिंग करके क्या कर ले? बॉन्ड बना ले। शेयरिंग करके क्या कर ले? बॉन्ड बना ले, तभी तो Cl2 बनेगा ना। ठीक है, आगे Cl2 अणु के Cl2 अणु के बनने के दो क्लोरीन परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक युग्म का सहभाजन के रूप में समझा जा सकता है। ये क्या है? एक सहभाजन है, यानी कि एक ही बैल है, जैसे कि दो आदमी है, दोनों के पास एक वो बैल है, और जब काम है तो जब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, जब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? आगे, इस प्रक्रिया में दोनों क्लोरीन परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं तथा इनके बाहरी कोश करीबी उत्कर्ष गैस अर्थात आर्गन का अष्ट विन्यास प्राप्त कर लेता है। सहभाजित दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों Cl परमाणु का माना जाता है। यही बात बताए हैं, मतलब कि ये जो है ये दोनों परमाणुओं का क्या किया जाता है? माना जाता है। जब इसका ऑक्टेट पूरा करना होगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जब इसका ऑक्टेट पूरा करना होगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है, और जब उसको काम होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जब इसको काम होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये चीज समझ में आया? ठीक, और इसी को जब ऐसे बिंदु के रूप में बताते हैं तो इसी को लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर तुमको किसी का लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया तो कोई भी चीज को अगर तुम डॉट डॉट के हिसाब से बनाते हो तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, आगे, प्रत्येक अवबंध का निर्माण, ठीक है बड़ा करना, ठीक, क्या कह रहा है? प्रत्येक अवबंध का निर्माण परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन का फलस्वरूप होता है। ठीक है, जो जितना भी बॉन्ड बनता है, जितना भी बॉन्ड बनता है किसके हिसाब से होता है? तो इसके इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड बनता है उसके हिसाब से क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इसको हम ऐसे भी तो बनाते हैं ना, क्लोरीन और क्लोरीन। ये बता रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक है, संयुक्त होने वाले प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं। क्या क्या इलेक्ट्रॉन का योगदान किया है? एक एक इलेक्ट्रॉन का। ये क्लोरीन के केस में हो गया, ये किसके केस में हो गया? क्लोरीन के केस में हो गया। अगर ऑक्सीजन होता, कौन होता? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 6 गो, और इसके भी एटॉमिक ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 6 गो। मतलब कि ये अपना क्या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 गो। क्या गो? 2 गो। तो ये यहाँ से मिटाएगा और ये अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा, ये भी अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा। ठीक, अब यहाँ पे बॉन्ड बना, आया समझ में? तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड बना तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिट के यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? मतलब कि 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 और 2 बोले 4 8। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कै गो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है? 2 गो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? तो डबल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे कै गो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ था? एक गो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलो आगे, इस प्रकार जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणुओं में अवबंधन का निर्माण को हम इस प्रकार निरूपित करते हैं। और पानी कैसे बनता है? तो देखो, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल है ना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो क्या होता है जब हम पानी बनाते हैं? क्या बनाते हैं हम? पानी बनाते हैं, तब क्या होता है?
ठीक है, तब इसको क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो क्या गो ऑक्सीजन के आटम में क्या गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो दो गो एगो इधर और एगो इधर। ठीक, अब हाइड्रोजन आएगा, एगो इलेक्ट्रॉन अपना आगे रख देगा और ये एगो इलेक्ट्रॉन अपना आगे रख देगा। ठीक है, मान लो अगर बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को आगे रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बोलो। अगर बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमको किसी से दोस्ती करना है तो अपना शर्ट उर्ट होता है, चाहे कोई भी चीज आगे रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को कहाँ रख देगा, आगे रख देगा। तो अब जब ये हाइड्रोजन को जरूरी होगा तो ये अपना बॉन्ड बना लिया, और इसको जरूरी हुआ तो ये अपना बॉन्ड बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, और जब ऑक्सीजन को जरूरी हुआ तो ऑक्सीजन अपना ऑक्साइड पूरा कर लिया। ये चीज समझ में आया। तो ये क्या है, वो इसके साथ एगो और इसके साथ एगो बना। अच्छा एगो चीज ध्यान दो, हम ऐसे बनाए हैं तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा है कि नहीं घुसा, हम ऐसे ही क्यों बनाए, बोलो। देखो तुमको भी पता है ये सब जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो sp-d-f के फॉर्म में रहते हैं। s ऑर्बिटल में रहते हैं, p ऑर्बिटल में रहते हैं, d ऑर्बिटल में रहते हैं और f ऑर्बिटल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो किसी हिसाब से ही ना बनेगा। मान लो 4 को तुमको बॉल दे दिए, उसको कहे एक साथ रखो, तो तुम उसको एक तरीका होता है उसी तरीका से रख सकते हो। अगर तुमको लड्डू दे दिए 100 लड्डू, उसको सजाना है तो तुम कैसे सजाओगे, लड्डू का सजाने का यही तरीका है, पहले नीचे पूरा रख दोगे, उसके ऊपर से उसका जहां जहां गैप है उसमें क्या कर दोगे, भर दोगे उसके। तो यहाँ भी वही होता है, जहां जगह होगा वहीं जाके क्या होगा, पकड़ाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये आएगा तो इसके आने के कारण से ऑक्सीजन के अंदर थोड़ा मोड़ा क्या होगा, हलचल होगा, एडजस्टमेंट होगा। कैसे घर में कोई नया आदमी आता है तो जो आदमी पसर के रहता है, जैसे अपने जिस हिसाब से रहता है, अपना रहने का तरीका क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन कैसे था, तो पहले ऑक्सीजन था हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऐसे भी दर्शा सकते थे, कैसे भी दर्शा सकते थे, ऐसे भी दर्शा सकते थे। ठीक है, लेकिन देखो यही अगर हमको डबल बॉन्ड बनाना होता तो हम दोनों किधर रखते, एक साइड रख देते, दोनों को किस साइड रखते, एक साइड। लेकिन जब हमको सिंगल बॉन्ड बनाना था तो एगो इधर बनेगा और एगो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। एगो यहाँ भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि एगो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए, एगो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए, दो ऑक्सीजन यहाँ हो जाए, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो देखो स्ट्रक्चर गलत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्ट्रक्चर गलत हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये बन तो गया, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, मतलब कि इसको कब जाके ये संतुष्ट होगा, जब ये इस शेप में आ जाएगा तब जाके क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आया, जैसे कैसे रबर उबर होता है, रबर उबर होता है ना, उसी प्रकार से। ठीक है, तो रबर को जब तक खींच के रखोगे तब तक तना लगा, छोड़ोगे तो अपना संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से ये भी क्या होगा, संतुष्ट होगा तभी जाकर रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। नींद टूटा, बैठ जाए। ठीक, अगला एग्जांपल दिया हुआ है किसका, तो कार्बन का और क्लोरीन का। तो देखो कार्बन और क्लोरीन, तो Cl 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 Cl। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, होता है कि नहीं होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 4 को। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बना लेगा, ऐसा बना लिया। अब देखो सारा क्लोरीन का आटम में का इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 को इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, लेकिन जब कार्बन को जरूरी पड़ेगा तो कार्बन के आटम में क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 को हो गया कि नहीं हो गया। इसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजन बंध। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के जा रहा है क्या, नहीं ना। क्या हो रहा है, सिर्फ शेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है।
क्या सिंगल? बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड तो सिंगल ही बना रहा है ना। बॉन्ड क्या बना रहा है? सिंगल 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 सबके साथ बॉन्ड बना रहा है। क्यों? यहाँ पे ध्यान दो, 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन क्लोरीन के पास 1 गो इलेक्ट्रॉन ही देने का क्षमता है, तो क्लोरीन अपना से 4 गो को ले आया बुला के। कहो को ले आया? 4 गो को ले आया। दोस्त हमरा मार लो, बड़ा मोड़ जो, तो चल ना तू हम मारिए, बस चारों आया, चारों तरफ से पकड़ा धक मार दिया। हाँ, लमार दिया कि नहीं लमार दिया? चारों चारों तरफ से धके लमार दिया। ठीक, आया समझ में? ठीक, तो अब जो जो चीज बोले हैं वही चीज को लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संयुग्मित दो परमाणु एकत्र संयोजन बंध यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा आमंत्रित कहलाते हैं। यानी कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होकर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे बॉन्ड नहीं बनाता है, 3 गो तक बनाता है, चौथा नहीं होता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट होता है और ट्रिपल कोवेलेंट होता है। ठीक है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है? एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, दो गो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखना चाहोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे C2H2, पढ़े हुए हो? C2H2 क्या होता है? अल्कीन होता है। क्या होता है? होता है ना, अल्कीन्स हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो कार्बन है, तो कार्बन क्या होता है मॉलिक्यूल में? क्या गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो इलेक्ट्रॉन। क्या गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो इलेक्ट्रॉन और 2 गो कार्बन, तो इसके भी आउटर शरीर में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि 3 गो इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्या गो इलेक्ट्रॉन से? 3 गो इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इधर हाइड्रोजन रहता है और इधर कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है। ध्यान दो, आया समझ? तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन और हाइड्रोजन का। CO2 में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। जैसे कार्बन बीच में हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन N, 1 ऑक्सीजन N, और डबल बॉन्ड इससे बना लेगा, डबल बॉन्ड इससे बना लेगा, तो कार्बन 4 को बॉन्ड दे सकता है। तब क्या हुआ देखो, इस केस में क्या हुआ? अरे भाई मोटका आदमी आयल हो, हमनी से कम बारी का चल ना पछाड़ दे, तो ये दुइये गोरे आया, इसको क्या कर दिया? फुलफिल कर दिया। मतलब कि इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन था, तो ऑक्सीजन बोला हमारे पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है, वो बोला हमारे पास क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो इलेक्ट्रॉन है, और दोनों मिलके इसका चारों इलेक्ट्रॉन का राम नाम सत कर दिया। आया समझ में? अब है अष्ट नियम के कुछ लिमिटेशन है। अष्ट नियम के क्या थे? कुछ लिमिटेशन है। तो क्या क्या लिमिटेशन है? तो सबसे पहला, अष्ट नियम विभिन्न अपबंधों का सहायक सिद्ध सिद्ध हुआ है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। इसको हम हमेशा लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या कहा जा रहा है? अष्ट नियम मुख्य रूप से आवर्त सारणी की द्वितीय आवर्त के तत्वों पर अच्छी तरह लागू होता है, और ये किसके? द्वितीय श्रेणी तक ही अच्छी तरह क्या होता है? लागू होता है। तो पहला श्रेणी और दूसरा श्रेणी। ठीक है, और जैसे ही हम लोग तीसरे श्रेणी या चौथे श्रेणी में जाते हैं, तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है। कौन सा ब्लॉक आ जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है। एफ ब्लॉक तो यहाँ आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है, तो उसमें अच्छा से लागू नहीं होता है। कहाँ तक लागू होता है? कहाँ तक लागू होता है? पहला और दूसरा तक। तीसरा चौथा के बाद दिक्कत होता है। तीसरा चौथा के बाद दिक्कत होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? पहले तो 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर क्या होता है? 8 होता है ना, 2 8 8, ऐसे। इससे आगे 18 होता है कि नहीं होता है? ठीक, अगर एसपीडी के एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखते हैं, इसमें अभी आता है, तो देखना कभी एटॉमिक सॉलिड में पी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, कभी एटॉमिक सॉलिड में डी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, कभी एटॉमिक सॉलिड में
एफ वाला इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो समझ में आ रहा है, तो उसके कारण से सिर्फ पहला और दूसरा में तो ये अच्छा से काम करता है, लेकिन उसके बाद अच्छा से काम नहीं करता है। ठीक है, आगे, अधिकांश कार्बनिक यौगिक का संरचना समझने में भी उपयोगी है। और ये क्या है, अधिकांश कार्बन यौगिक का संरचना समझने में भी उपयोगी है। ये कार्बन यौगिक की संरचना समझने में क्या है, उपयोगी है। क्यों? क्योंकि कार्बन तक 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता, कार्बन के साथ यौगिक बनता है। आगे, अष्ट नियम के निम्न उपवाद है, और अष्ट नियम में कुछ उपवाद है। उपवाद का क्या मतलब होता है, कुछ मिथ्या बात हो गया तब, अच्छा है कुछ ऐसा चीज है जो तुमको जानना चाहिए, क्या जान, कुछ अलग है। तो सबसे पहला, पहला, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कुछ यौगिक का केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। तो कुछ जो एटम्स है, कुछ जो एटम्स है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से क्या होती है, कम होती है। 8 से क्या होती है, कम होती है। ऐसे यौगिक को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं, और ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। ठीक है, न्यून। यह मुक्त उन तत्वों का यौगिक में होता है जिनमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। और किसमें होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना से कम हो, 4 से कम हो। ठीक है, जैसे कि LiCl, LiCl, ठीक है, BeH2, BeF2, BeCl2, ZnCl2, ठीक है, इसमें। ठीक है, अगला क्या है, अष्ट के प्रासर वाले यौगिक, अष्टक के प्रासर वाले यौगिक। आवर्त श्रेणी के तीसरे तथा उसके आगे वाले आवर्त के तत्वों में अपबंधन के लिए sp-d कक्ष उपलब्ध होते हैं। ये चीज बताए हैं कि पहला और दूसरा के बाद sp-df सब क्या होता है, उपलब्ध होता है। इन तत्वों के अनेक यौगिक में केंद्रित परमाणु के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होते हैं। इसे प्रासरी अष्ट यानी कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट या अष्ट का प्रासर कहते हैं। अतः स्पष्ट है इस यौगिक पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। मतलब कि जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे P ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है, D ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है, F ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है। तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या उसका अष्ट नियम लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऑक्टेट रूल उस पे नहीं लगता है। ठीक है, उपयुक्त यौगिक के केंद्रीय परमाणु का रिक्त कक्ष उपस्थित होने के कारण इनमें अष्ट का प्रासर होता है। और इसमें कुछ रिक्त कक्ष भी होते हैं। रिक्त कक्ष मतलब कुछ खाली जगह बच जाते हैं, कुछ खाली जगह क्या आ जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, अगला, द्वितीय आवर्त के तत्व NOFC अपने यौगिक के अष्ट का प्रासर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें D कक्ष अनुपस्थित होता है। और ऊपर वाले में D कक्ष होता ही नहीं है, ऊपर वाले में D कक्ष होता ही नहीं। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखो सल्फर परमाणु, कौन सा, सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक बनाते हैं जिनमें अष्टक नियम का पालन होता है। इसे सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर डाइक्लोराइड। देखो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो ऑक्सीजन के बाद नीचे सल्फर आता है, मतलब कि इसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन आटो में खाली होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन खाली होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन होगा, क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 6 गो। क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 6 गो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सल्फर क्या होता है, 6 होता है, नहीं 16 होता है। कितना होता है, 16। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 16 है। तो 2, 8, 10 और 6 है ना। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 6। ठीक, तो ऑक्सीजन की तरह हुआ कि नहीं हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे सल्फर है,
क्लोरीन क्लोरीन आएगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक, ये बनता है, ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। आगे, संक्रमण धातु का आयतन। संक्रमण धातुओं का आयतन, तो तुम्हें बताओ जो जितना भी संक्रमण धातु होते हैं ये सब का आयतन क्या होता है? छोटा या बड़ा? छोटा होता है। आकार इसका क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद संक्रमण तत्वों के धनायन में 8 से अधिक या 18 इलेक्ट्रॉनों से कम व 18 ES उपस्थित होते हैं। संक्रमण धातुओं में क्या 8 से अधिक या 18 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आगे, अतः संक्रमण तत्वों का धनायन समानता अष्ट या पालन नहीं करते हैं, और ये हमेशा अष्ट का नियम को क्या नहीं करता है? पालन नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि T3+ Cr2+ Mn2+ Fe2+ Fe3+। ठीक है, क्या सॉरी संक्रमण धातुओं के बारे में बोल रहा है, इस वाले के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में अष्ट नियम पालन नहीं होते हैं। वो कभी क्या बना लेगा? Ti3+ बना लेगा, Fe2+ बना लेता है, Fe3+ बना लेता है, यानी कि 2+ भी बना सकता है, 3+ भी बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। ठीक है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक सॉलिड में होता है कि नहीं होता? जो बीच वाला ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना। आगे, विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमको पता है कि NO भी बनता है और NO2 भी बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। CiO2 भी बनता है और O2-। ठीक है, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या 13 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु के क्या है? कुछ एग्जाम्पल है। अगला है अष्ट नियम के कुछ कमियां। ठीक है, ऑक्टेट रूल के कुछ कमी, क्या क्या कमी है? तो सबसे पहला, अष्ट नियम उत्कृष्ट गैस का रासायनिक आकृति पर आधारित है। ये किसके पर आधारित है? तो ये लास्ट वाला नोबल गैस, किसके? नोबल गैस पर आधारित है। ठीक है, लेकिन कुछ उत्कृष्ट गैस जैसे कि जिनॉन तथा क्रिप्टॉन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से संयोजन कर कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कि ये जो दोनों हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से मिलकर कुछ यौगिक क्या करते हैं? बनाते हैं, जिसका नाम दिया XeFe2, KrFe2, XOF2। ठीक है, तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैस भी क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। उत्कृष्ट गैस भी क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अष्ट नियम के हिसाब से उत्कृष्ट गैस के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो रिएक्शन कहाँ से करेगा? आया समझ में? आगे, अष्ट सिद्धांत अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता है, और ये जो अष्ट सिद्धांत है ये अणु का क्या शेप है इसको क्या करेगा? नहीं बता पा रहा है। ठीक है, अगला, अष्ट सिद्धांत अणु की उपस्थिति बंध कोश वक्त भी स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, और ये अष्ट नियम बंध कोश को भी क्या नहीं करता है? स्पष्ट नहीं करता है। यह सिद्धांत अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष अस्तित्व के बारे में के कुछ भी संकेत नहीं देता है, और उसमें कितना ऊर्जा है, क्या है, इसका भी नहीं। ठीक है, मतलब कि मान लो अगर क्लोरीन वाला बॉन्ड बना है तो इसके एटॉमिक में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और यही अगर सल्फर वाला बॉन्ड बना है, चाहे फास्फोरस वाला बॉन्ड बना है, चाहे एल्युमिनियम वाला बॉन्ड बना है, ठीक है, तो ब्रोन वाला भी बॉन्ड बना है तो वही बात है, और एल्युमिनियम वाला भी बॉन्ड बना है तो वही बात है, कार्बन वाला बॉन्ड बना है तो वही बात है, और सिलिकॉन वाला बॉन्ड बना है तो वही बात है। यानी कि ऊपर नीचे का जो भी बॉन्ड बना है उसके लिए उसको सेम लगता है। उसको क्या लगता है? सेम लगता है। तो नीचे कहिए, हमको कहिएगा। ठीक, आया समझ में? तो इसके लिए इसके भी एटॉमिक ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कार्बन और सिलिकॉन में अंतर बता सकते हैं? क्या कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड देके कोई अंतर बता सकते हैं? नहीं ना। कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है, सिलिकॉन भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। ये चीज समझ में आया? तो हम यहाँ से ऑक्टेट रूल से ये नहीं बता सकते कि उसको एनर्जी कितना लगेगा, बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगेगा कितना लगेगा, कैसे रहेगा, ये सब हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्या है क्वेश्चन आंसर? तो तुम लोग का यहीं तक होमवर्क है। यहाँ तक तुम लोग को क्या कर लेना है? सही से एक बार रीडिंग मार लेना है, अपना अपना किताब भी पढ़ लेना है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये करके लाना है।
ये क्वेश्चन आंसर क्या करके लाना है, करके लाना है। नहीं तो बुक में भी अभी क्वेश्चन आंसर आ गया होगा, सबके आ गया है, तो सारा आदमी अपने अपने बुक का भी क्वेश्चन आंसर क्या करके लाना है, खत्म करके लाना है। ठीक है, बुक का भी और इसका भी आया समझ में? हाँ चलो, अब कौन सा चैप्टर है, बताइए कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ